अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स ओरा पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे शिदत यारम के पार्ट 1 की एपिसोड नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिदत यारम बाय अरीद शाह, एपिसोड नंबर 1। अस्पताल का एरिया बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। मुसलसल बारिशों की वजह से सर्दी अपनी शिद्दत पकड़े हुए थी, जबकि अस्पताल के बेड पर यारम लेटा हुआ था। इसके साथ ही इसने रूह को भी अपने साथ चिपकाया हुआ था, जबकि इसके सीने पर रोयाम गहरी नींद में था और इसके पाँव की तरफ शोनू भी पूरी तरह से कंबल में गायब था। इसका नाजुक मुलायम सा वजूद बार बार यारम के पैर से टकरा रहा था, जबकि यारम हर थोड़ी देर के बाद शरारत से अपना ठंडा अंगूठा इसे लगाता तो वो फौरन हिलकर दूसरी तरफ होकर सोने की कोशिश करने लगता। इसके साथ ही यारम हर थोड़ी देर के बाद रोयाम को चूम रहा था, तो कभी रूह के नाजुक होठों की शामत आ रही थी। इसे नींद नहीं आ रही थी, जबकि वो तीनों गहरी नींद में थे। यारम अभी बिल्कुल ठीक भी नहीं था। वो जब से कोमा से बाहर निकला था, डॉक्टर ने किसी को भी इसके पास आने जाने से मना कर रखा था, लेकिन इसने कौन सा किसी डॉक्टर की सुननी थी। वो तो हमेशा से अपनी मर्जी करता आया था और यहाँ भी इसने अपनी मर्जी ही करनी थी। पिछले 28 दिन से वो यहाँ पर था। इसे 6 गोलियां लगी थी, लेकिन अपनी केयर करने के बजाय वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा कर आया था और अब भी कभी कभी रूह से छुप कर जा रहा था, क्योंकि सुकून तो इसे अपने काम करके ही मिलता था। आज भी इसे सुकून मिल चुका था। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सुकून ही सुकून। लेकिन अंडरवर्ल्ड के डॉन को कितने दिन तक सुकून हासिल होना था, इस बात का भी इसे अच्छे से अंदाजा था। रुख बेबी, तुम्हारी खुशबू मुझे डिस्टर्ब कर रही है, नींद नहीं आ रही मुझे। वो नरमी से इसका चेहरा दोबारा अपने करीब करते हुए इसके होठों को चूमता सरगोशी नुमा आवाज में बोला, तो रूह ने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा था। सो जाएं यारम, आपको नींद की जरूरत है। वो नरमी से इसके गाल पर अपना नाजुक सा हाथ थपथपाती दोबारा इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। यारम को एक लम्हे के लिए गुमान हुआ था, पेशेंट वो है या ये तीनों। रू बेबी, तुम मेरे इतने करीब हो, मेरे जज्बात जाग रहे हैं अब। वो इसके माथे पर अपना गर्म लम्स बिखेरते हुए बोला, तो रुख ने फौरन से पहले आंखें खोलते हुए इसे घूरा था। यारम, आप बीमार हैं, वो मासूमियत से इसका चेहरा देखते हुए बोली, तो यारम के डिंपल्स नुमाया हुए थे। अब ये कौन सी किताब में लिखा है कि इंसान बीमार हो तो इसके जज्बात नहीं जाग सकते। तुम मेरे इतने पास हो, तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर रही है, बेकरार कर रही है, मेरे जज्बात जाग रहे हैं। और चुप यारम, खबरदार, बीमार इंसान ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करता, वो समझाते हुए बोली थी। नहीं करता होगा, लेकिन मैं तो करता हूँ, और मेरे जज्बात इस वक्त तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और चुप, एकदम चुप। यारम, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छे बच्चों की तरह फौरन से सो जाएंगे। देखें, रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त तो सब लोग सोते हैं ना। इसका लहजा मासूमियत लिए हुए था। सोते होंगे, लेकिन मैं नहीं सो सकता जब तक मेरे बेलगाम जज्बात कंट्रोल में नहीं आ जाते, तब तक तो मुमकिन ही नहीं है। यारम, रोमी, शोनू, तो तुम्हें अपने शोहर से ज्यादा इस कुत्ते और इस कुत्ते के बाप की फिक्र है। शोनू कुत्ता नहीं है, शोनू को कुत्ता नहीं कहें। शोनू और इसके बाप के साथ इसके बाप की भी फिक्र है, लेकिन आप एक बीमार इंसान हैं, और ऐसी की तैसी बीमारी की। वो इसे नरमी से खुद से अलग करते हुए एक झटके में उठ खड़ा हुआ था, जबकि रोयाम इसके कंधे से लिपटा बड़े मजे की नींद सो रहा था। सोफे की तरफ बढ़ते हुए इसने आहिस्ता से रोयाम को सोफे पर लिटाया था और इस पर कम्बल डालते हुए शोनू का पट्टा गर्दन से पकड़ते हुए इसे अगले ही लम्हे रोयाम के पीछे की तरफ उछाला था। वो एक लम्हे के लिए सूरत हाल को समझने की कोशिश करता, जरा सा भौंका था और इसके भौंकने की हल्की सी आवाज पर रुख तड़पी थी, लेकिन अगले ही लम्हे आवाज बंद हुई और वो रोयाम के नीचे ही और वो रोयाम के पीछे ही गरम बिस्तर में गहरी नींद में उतर गया था। अल्लाह अल्लाह यारम, आप कितने जालिम हैं। शोनू को लग गई होगी, वो भी बोल ही रही थी जब वो तेजी से इसकी तरफ कदम बढ़ाता। अगले ही लम्हे इस पर साया फगन हुआ था। उसे वहीं अस्पताल के बेड पर लटा गया था। कमरा अंदर से बंद था, तो कोई टेंशन तो थी नहीं किसी के आने की, और वैसे भी उसने रात के वक्त इस तरफ किसी को भी आने से मना कर रखा था।
यारम बेफिक्र होकर अपनी रूह के साथ खूबसूरत वक्त गुजार सकता था, और वो गुजार भी रहा था। वो इस पर साया फगन होते हुए इसे बेड पर लिटाता, इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया था। पिछले 5-6 दिनों से वो सिर्फ इसके होंठों से ही अपनी तलब पूरी कर रहा था, लेकिन आज इसके जज्बात पूरी तरह से अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुके थे। अब इसका हरगिज़ कोई इरादा नहीं था, सिर्फ इसके लबों को चूमकर पीछे हटने का। इस वक्त वो पूरी तरह से इसकी रूह में उतरकर अपने जज्बात को परसकून करना चाहता था, लेकिन रूह जानती थी कि बेलगाम जज्बात इसके जख्मों को मजीद हरा कर सकते हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन यारम के जज्बात पर बंद बांधना आसान थोड़ी था। वो यारम काज़मी था, दुनिया को अपने सामने झुकाने वाला, लेकिन अपनी रूह के सामने वो खुद झुक जाता था। वो अपनी नीली आंखों से दुनिया फतह कर सकता था, लेकिन अपनी रूह की काली आंखों के सामने वो खुद पिघल जाता था, और वो इस वक्त भी पिघल चुका था रूह के नाजुक से वजूद के सामने। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। रोयाम आंखें मसलते हुए आंखें खोलने लगा था जब यारम ने बेहद प्यार से इसके माथे को चूमा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा, आई लव यू। वो आंखें खोलते हुए इसका चेहरा देखता फौरन ही इसके गाल को चूम गया था, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपने बाजू का घेरा मजबूत करता इसके गालों पर अपने लब रख गया था। हम घर कब चलेंगे? वो इसकी गर्दन में मुंह देता सवाल करने लगा। क्यों मेरा चूजा बोर हो रहा है यहाँ हॉस्पिटल में? यारम प्यार से इसका चेहरा सामने करते सवाल करने लगा। इसका नन्हा सा चेहरा देखे बगैर इसे सुकून ही कहाँ था। रात को रूह को खूब सारा तंग करने के बाद वो फ्रेश हुआ था, और प्रिंस ने रोयाम को दोबारा अपने सीने पर लटाते हुए इसे अपने करीब कर लिया था। हाँ रोमी बोर हो गया है, वो मुंह बनाकर बोला था। यकीनन वो यहाँ बोर ही हो रहा था, क्योंकि ना तो इसे रूह किसी काम से बाहर निकलने देती थी, और ना ही रोयाम कहीं आ जा सकता था, तो अस्पताल में इसने बोर ही होना था। वैसे तो सारा दिन शोनो इसके साथ खूब खेलता कूदता रहता था। शारफ और हिजर भी इसे अपने साथ बाहर लेकर जाते थे, लेकिन फिर भी बच्चा था, इसका दिल तो वहीं पर लगना था जो जगह इसे अच्छी लगती थी। बस चूजे, जा अपनी माँ को बोल कि बाबा ठीक हो गए हैं, अब घर जाना चाहते हैं, हमने यहाँ नहीं रहना। तो अगर तेरी माँ मान गई तो हम घर चलेंगे, वो परसकून अंदाज में बोला था। रूह नीचे कैंटीन में नाश्ता लेने के लिए गई हुई थी। यारम ने रूह के मुसलसल फोर्स करने की वजह से अस्पताल का खाना ही खाना था, लेकिन रोयाम और शोनू के लिए वो कुछ अच्छा सा लाने के लिए गई हुई थी। हालांकि कभी लैला तो कभी मासूमा, यहाँ तक कि परी भी खुद इसके लिए नाश्ता, लंच, यहाँ तक कि रात का डिनर भी लेकर आती थी। लेकिन सुबह सुबह इन लोगों का आना काफ़ी मुश्किल था, और रूह को पसंद नहीं था कि इसकी वजह से कोई मुश्किल में फंसे। ऐसे में वो अपने शोनू और रोयाम के लिए खुद ही कुछ न कुछ कर लेती थी। सो इस वक्त वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा लेने के लिए गई हुई थी, जबकि रोयाम यारम के सीने पर लेटा हुआ था। मामा, मैं मामा को बोलूँगा कि बाबा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हम वापस घर जाएंगे। वो इसे देखते हुए होंठों के डिज़ाइन बनाते हुए बोला था, तो यारम ने पूरी शिद्दत से इसका चेहरा अपने चेहरे पर झुकाते हुए इसके गालों को चूमा था, जबकि इसकी शिद्दत पर वो और भी शिद्दत से इसके साथ चिपका था। जब से यारम यहाँ अस्पताल में था, वो इसके और भी करीब होता जा रहा था, बल्कि वो करीब क्या हो रहा था, इसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर वक्त यारम के साथ ही चिपका रहे। सुबह उठते ही वो इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इसके दोनों गालों को चूमकर आई लव यू कहता था, और रात को सोने से पहले भी, जबकि दिन में भी वक्फे वक्फे के साथ वो इसके गालों को भी चूमता, अपने नन्हे लबों से बार बार आई लव यू बाबा कहता था। जबकि यारम को भी आजकल बस इससे बहुत सारा प्यार ले रहा था। रोयाम से अब अपने आप से इसे रोयाम से अब अपने आप इसे इतने प्यारे प्यारे बोसे मिल रहे थे, तो वो क्यों ना लेता। वो मज़े से इसे अपनी बाहों में भरे इसे प्यार वसूल कर रहा था, जबकि शोनू कभी उछलकर बेड पर चढ़ता तो कभी दूसरी तरफ से उतरता। इसका प्यार करने का भी अपना ही अंदाज था। ये अलग बात थी कि यारम बार बार इसके छोटे से पैर को अपने पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में दबा लेता, जिससे इसकी उछल कूद में इजाफा हो जाता। लेकिन इसे सुबह सुबह ये सब कुछ करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जबकि रुख कमरे में दाखिल हुई तो इन तीनों को आपस में मगन पाया था। रोमी जानू मेरा बच्चा, आ जाओ बर्शी कर लो, मामा आपके लिए सैंडविच लेकर आई हैं। रूह पैकेट एक तरफ रखते हुए फौरन इसके पास ही आ गई थी। इसने रोमी को आहिस्ता से यारम के ऊपर से हटाया था। बाबा ठीक हो गए हैं मामा,
अब हमको घर वापस लेकर चलो, हमने यहाँ नहीं रहना। अस्पताल में गंदी गंदी मेडिसिन की स्मेल आती है। वो अपनी दो नन्ही उंगलियों को अपनी छोटी सी नाक पर रखते हुए इसे समझा रहा था, जबकि रुख ने पलट कर यारम को देखा था, जो मजे से बेड पर लेटा मुस्कुरा रहा था। वो जानती थी ये सारी पट्टी इसने यारम से ही ये सारी पट्टी इसे यारम ने ही पराई है। हाँ बेटा, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही ठीक हो चुके हैं। लेकिन जब तक ये बिल्कुल ना ठीक हो जाएं, तब तक ये घर नहीं जा सकते। तब तक इन्हें यहीं पर रहना होगा, और आपको भी ये गंदी गंदी मेडिसिन की स्मेल बर्दाश्त करनी होगी। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती तो मैं आपको लैला मामी के घर भेज दूंगी। नो 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 नो, मैं आपके पास रहूंगा। अनायत और महक तंग करती हैं, वो फौरन से बोला था। तो रुख खुश होते हुए इसे वॉशरूम में ले गई थी, जबकि यारम हाथ पर हाथ मार कर रह गया। इतनी मुश्किल से बेटा बटाया था, लेकिन माँ को बटाना मुश्किल हो गया था। इसकी मासूम रूह जरूरत से ज्यादा ही होशियार हो गई थी, और इसकी इतनी होशियारी यारम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हेलो डेवल, कैसे हो? तबीयत कैसी है? अंदर दाखिल होते दर्क ने बड़े खुशगवार लहजे में पूछा था। टांगे तोड़कर बताऊं या सर फोड़कर? क्योंकि जब तक तुम यहाँ इस अस्पताल में मरीज बनकर दाखिल नहीं होगे, तब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकेगा कि अस्पताल में किसी इंसान की तबीयत कैसी होती है। इसने बड़े करवे अंदाज में जवाब दिया था। ओहो, यानी कि मामला संगीन है तुम्हारे साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है। मुझे हमेशा तुम्हारे लिए खुशी होती है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ इससे भी कुछ बुरा हो जाता तो यकीन करो देगे बांटता में देगे। अच्छे से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम मेरे चौथे का खत्म करवाते? यार ने जैसे इसकी बात को समझकर पूछा था, जिस पर दर्क ने कंधे उचकाए थे। मैं तुमसे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकता दर्क, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो। खैर मेरी न सही अपनी बहन की ही फिक्र कर लो। यार ने शर्म दिलवाई थी। कोई फायदा नहीं, इसका पीछा तुम मरने के बाद भी नहीं छोड़ोगे। खैर अगली दफा ऐसा कुछ करने का इरादा हो तो प्लीज मुझे बता देना। मैं तुम्हारे वलीमे में शरीक नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारा ख़त्म बहुत नेक्स्ट लेवल का करवाऊंगा। बिरयानी बंटवाऊंगा, बिरयानी। वो जैसे इसके मरने के फ़ायदे बता रहा था। थोड़ी सी फिक्र अपनी बहन की भी कर लेना। इसकी फजूल बातों से तंग आकर वो बाहर की तरफ देखने लगा था। रोयाम का मूड खुशगवार करने के लिए रूह रोयाम और सोनू को बाहर लेकर गई थी। वो तो वापस नहीं आई थी, लेकिन इसका ये भाई इसका सर खाने आ गया था। मैंने बोला ना, तुम इसका पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ोगे। इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मुझे। जहाँ जहाँ रूह बेचारी होगी तुम जिन भूत बनकर भी इसके पीछे पीछे ही जा रहे होगे। तुम्हें मरने के बाद भी इसके बगैर सुकून नहीं आएगा। खैर मैं तुम्हें एक और बहुत मजे की बात बताने आया था। तुम्हारा वो खास आदमी था ना, जो तुम्हारे लिए खास काम करता था, बैरून मुल्क से आने वाली उल्टी सीधी स्मगलिंग को रोकता था, वो गायब है। और सुनने में आया है कि वो पिछले 6 दिन से गायब है। तुम अकबर की बात कर रहे हो? कम ऑन, इसे 1000 काम होते हैं, और तुम मेरे आदमियों पर नजर क्यों रखे हुए हो? वो इसे घूर कर बोला था। सोचा तुम यहाँ अस्पताल के बेड पर पड़े हो तो मैं तुम्हारे काम में थोड़ी सी मदद कर लूँ। बाकी तुम्हारे लोग तो रोने में मसरूफ है। मेरा मतलब है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब यारम कासमी ठीक होकर आएगा, कब इनको कोई और हुक्म देगा, कब काम आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं, और कम से कम मुझे तुम्हारे किसी ऑर्डर का तो इंतजार बिल्कुल भी नहीं है। मुझे किसी शुभचिंतक ने बताया, तो सोचा ये बात तुम्हारे कानों से निकाल देता हूँ। तर्क और भी काम होते हैं इंसान को, तुम्हारी फजूल खबरें सुनने के अलावा। जाओ शक्ल गुम करो अपनी, मैं बोर हो रहा हूँ। और प्लीज जाते जाते मेरे बंदर को उठा लाओ, इसके साथ थोड़ी मस्तियां कर लूं। इसने पीछे की तरफ टेक लगाते हुए इसे ऑर्डर पास किया था। जुबान संभाल के यारम काजमी, खबरदार जो मेरे भांजे को बंदर कहा। मेरा बेटा मेरा हून, मैं इसे शेर कहूँ या बंदर? तू होता कौन है कुछ कहने वाला? यारम ने आगे से आंखें दिखाते हुए इससे सवाल किया। तो तर्क ने इसे घूरा था। ओ भाई, होगा तेरा बेटा, होगा तेरा खून, लेकिन मेरा भांजा है, मेरी बहन का खून है। अगर इसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, या तो तूने इसे इन उल्टे सीधे नामों से पुकारा, तो मेरा बंदर, मेरा डोगी, मेरा चूहा, मेरा खरगोश, मेरा चूजा, मेरा जो दिल में आएगा मैं बोलूंगा। तू होता कौन है पूछने वाला? तू कर क्या लेगा मेरे कुछ कहने पर? वो जैसे चिढ़ गया था, जबकि डर किसके यूं चिढ़ने पर कंधे उचका गया था। हाँ तू ठीक कहता है, तेरा खून तेरा बेटा, तू जो मर्जी बोल, मुझे क्या, मैं तो बस यही कह रहा था भांजे का साथ दे देता हूँ। अगर तेरा मूड नहीं है मेरी और इसकी टीम बनाने का तो ठीक है, तू जो मर्जी है बोल, तेरा बच्चा है, तेरी मर्जी है, तूने पैदा किया है, मैं थोड़ी ना कुछ कह सकता हूँ। मैं तो बस खबर देने आया था। एक आदमी गायब है तुम्हारा, इससे पहले कि कोई और भी गायब हो जाए। बिस्तर से उठ जाओ मिस्टर, क्योंकि तुम्हारी टीम ने तो तब तक खिलकर पानी भी नहीं पीना जब तक तुम ऑर्डर नहीं दोगे। और मैं ठहरा तुम्हारा शुभचिंतक, वो डरमाई अंदाज में बोला। तो यारम ने आंखें घुमाई थी। हाँ हाँ ठीक है, अपनी शक्ल गायब कर,
ऐसे शुभचिंतक की शक्ल देखने का दिल नहीं करता मेरा। अस्पताल में पड़े हुए यहाँ मैं सिर्फ कुछ ही शक्लों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, जिनमें एक मेरी बीवी की शक्ल है, एक मेरे बेटे की और एक इनके कुत्ते की। इसीलिए मैंने बाकी सबको यहाँ आने से मना कर दिया है। बर्दाश्त नहीं है मुझे। जितना जानता है ना, तो दफा हो जा यहाँ से। वो चुटकी बजाकर इसे बाहर का रास्ता दिखाने लगा, तो दर्क ने इसे बेइज्जती को ज्यादा महसूस न करते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे, क्योंकि इसके मुताबिक बीमार इंसान और पागल इंसान एक बराबर थे, और यारम काज़मी तो था ही साइको इसकी नज़र में। और वैसे भी वो इस बेइज्जती को महसूस कर भी लेता तो कौन सा यारम काज़मी का कुछ उखाड़ सकता था। रूह सोनू के पास बैठी हुई थी, जबकि रोयाम इसके दाएं बाएं भाग रहा था। वो अस्पताल के गार्डन नुमा जगह पर एक बेंच पर भी बैठी अपने बेटे की उछल कूद को देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ अस्पताल में रहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता था। एक कमरे में रहने वाला बच्चा वो था ही नहीं। इसे हमेशा से खुले माहौल में रहना पसंद था। इनका घर भी अच्छा खासा बड़ा था और रोयाम हर कोने में भागने का आदी था। खुद रूह भूल जाया करती थी कि इसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, लेकिन रोयाम को हर चीज़ पता होती थी। इतनी सी उम्र में वो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा था, और इस वक्त भी वो हर तरफ नाचते गाते बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जब अचानक कोई इसके पास आकर बैठा, इसने हैरत से पलटकर दर्क को देखा था। फिर इसके लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। दर्क भाई, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, पता है आपको, रूह इसके बाजू के साथ लगते हुए बोली। तो दर्क ने नरमी से इसके माथे पर अपने लब रख दिए थे। ये बात अपने मियाँ के सामने ना कह देना। चल कुकड़ा कबाब बना चल कु... चल कुकड़ा कबाब बनाकर खा जाएगा मुझे। हालांकि तुम मुझे मिस कर रही हो तो गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं, लेकिन इसे तुम्हारी गलतियां नजर ही नहीं आएंगी। इसने फौरन ही यारम का डर और दिखाया इसने फौरन ही यारम का डरावा दिखाया, तो रुखी खिलाकर हंसी थी। उफ धड़क भाई, इतने भी होनहार नहीं है मेरे यारम। वो इसकी बातों पर मुस्कुराते हुए रोयाम की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जो भाग कर दर के पास आता इसे गले लगाते हुए वापस भाग गया था, जबकि इसी के अंदाज में सोनू भी इसे प्यार लेकर वापस इसके पीछे भाग गया था। सोनू कभी आकर रू के पास बैठता तो कभी रोयाम के साथ खेलने लगता। इसकी अपनी ही इंटरटेनमेंट थी। इतना भी नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होनहार है तुम्हारा यारम। इसका बस चले तो जलते तवे पर बिठा दे इस हर इंसान को जो तुमसे हेलो हाय भी करता है। दर्क ने इसे कहते हुए अचानक ही पीछे की तरफ से भागते रोयाम को पकड़कर अपनी गोद में बिठाया था, और फिर पूरे जोर से इसके फूले गालों को प्यार करने लगा, जबकि रोयाम ने अपने गालों पर इसके बोसों को अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से रगड़कर साफ किया था, क्योंकि इसके बाप को पसंद नहीं थी ये चीज। और आजकल तो वो अपने बाप का लाडला बना हुआ था। ओए भांजे, मेरी किस क्यों साफ की? वो इसके नन्हे से गिरबान को पकड़कर हल्का सा झंझोड़ते हुए बोला। रोमी के बाबा जानू बोलते हैं कि जब किसी की गंदी गंदी सबकी किसी गंदी गंदी होती हैं, रोमी के प्यारे प्यारे गाल गंदे हो जाते हैं। वो होंठ मरोड़ते हुए बोला, तो दर को जैसे झटका लगा था। देखा, तुम्हारा शोहर कितना होनहार है। अरे इसका बस चले तो हम सबको उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक डाले। अपने बेटे को हमारे खिलाफ भड़काता है, हम सब गंदे हैं इसकी नज़र में। वो रू को देखते हुए शिकायती अंदाज में बोला, तब वो खिलखिलाकर हंसी थी, जबकि अपनी माँ को यूं हंसते देखकर रोयाम ने भी फौरन अपने डिम्पल्स की नुमाइश की थी। और भाई, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस बाबा की यहाँ पर तारीफें कर रहा है ना तू, इस बाबा ने तुझे बंदर बोला है, बंदर। इसने फौरन आग लगाने वाला काम किया था, जिस पर रोयाम ने हैरत से पलटकर रू की तरफ देखा था, जैसे जानना चाहता हो कि ये बंदर क्या होता है। रोमी जानू, पापा आपको मनकी बोल रहे थे। आपने टीवी पर देखा था ना, मनकी कितना क्यूट होता है, प्यारा सा क्यूट सा मनकी, याद है ना आपको? वो जो इसकी बात सुनकर हैरत का शिकार था कि आखिर इसके बाप ने इसे ऐसा भी क्या बोल दिया कि इसका मामू इतने ड्रामे कर रहा है। रू के समझाने पर इसकी डिंपल वाली मुस्कुराहट फिर से खिल गई थी। ओह ओह वाह, मैं अपने बाबा जानू का क्यूट सा मुनकी हूँ। वो अपने नन्हे हाथों से ताली बजाते हुए एक्साइटेड होकर बोला, तो दर्क ने इसे घूर कर देखा था। वो दुनिया का शायद पहला बच्चा था जो खुद को बंदर कहलवाने पर खुश हो रहा था। इसने चूहा भी बोला था, चूहा चूहा रैबिट। रोयाम को किसी तरह का गुस्सा ना आया, बल्कि वो तो खुश हो रहा था। ये सोचकर इसके बाप ने इसे बंदर बोला था, इसीलिए इसने मजीद आग लगाने के लिए एक और बात निकाली थी। रैट भी क्यूट होता है, मैंने इसको भी टीवी पे देखा है। वो जैसे मजीद खुश हो गया था, जबकि दर को यकीन आ गया था कि इसे कुछ भी बताने का कोई फायदा है ही नहीं, वरना इसने खुश ही होना है। इन दोनों बाप बेटे में आग लगाना इतना भी आसान नहीं था।
वाह भांजे, तो खुश ही होता रहना, तेरा बाप तुझे क्या से क्या बना डालेगा, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दर्क नफी में सर हिलाते हुए रूह की तरफ मुतवज्जो हो गया था। वैसे भी यारम की औलाद ने कभी इसके खिलाफ जाना नहीं था, सो रूह के साथ बातें करने लगा। काफी देर इसके साथ बैठे रहने के बाद रूह को एहसास हुआ था कि यारम अब अंदर अकेले बोर हो रहा होगा, इसीलिए वो उठने लगी तो दर्क ने इसके साथ ही उठता रोयाम को उठाकर अपने कंधे पर डाल चुका था, जिसका अब भी वापस चलने का कोई इरादा नहीं था। तुम अपनी गंदी शक्ल लेकर वापस यहाँ क्यों आ गए? तुम तो दफा होने वाले थे ना? दर्क को वापस अंदर दाखिल होते देखकर यारम बोला था, जबकि दर्क अपने हाथ में मुझे से इसका चूजा यारम के ऊपर ही फेंक चुका था, जिसे यारम ने बड़ी महारत से कैच किया था। मेरा जीजा बीमार है, बेचारे की हड्डी पसली एक हुई पड़ी है, अस्पताल में पड़ा है बेचारा, मेरा फिलहाल जाना ठीक नहीं। वह मजे से कहता इसके बेड पर ही खाली जगह पर लेट गया था, जबकि रूह अंदर आते ही कैंटीन में इसके लिए चाय बनाती मुस्कुराते हुए इनकी नोकझोंक सुन रही थी, जबकि रोमी फिर से बेड से कूद गया था। अच्छा, अगर यहीं रुकने का इरादा है तो फिर आज रात को टाइम पर आ जाना, कितने बजे तेरे नेक काम खत्म होते हैं? वो अपनी आवाज कम कर गया था। 10 साढ़े 10 तक मैं फारग होता हूँ, क्यों हैरियत? वो सीरियस होते हुए बिल्कुल सीधा हो चुका था। तुम यहाँ अस्पताल में रुकोगे? इसने जैसे अपना फैसला इसे सुनाया था। तुम कहीं नहीं जाओगे यारम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले भी तुमने जाकर ठीक नहीं किया था, जख्म कच्चे हो गए थे तुम्हारे। तुम जानते हो ये कितना बड़ा खतरा है, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, अगर जख्म कच्चे हो गए तो इन्फेक्शन। लो तुम्हारी चाय आ गई, पियो इसे और दफा हो जाओ यहाँ से। वो पता नहीं क्या कहने वाला था जब यारम ने इसका ध्यान रूह की तरफ दिलाया था, जबकि वो फौरन ही रूह के हाथ से कप थाम चुका था। रूह चाय बनाते हुए मुसलसल बेड से जम करते रोयाम की तरफ मतवज्जो थी, जो पता नहीं अपनी कौन सी बातों में मसरूफ था, और रूह इसके हर सवाल का जवाब दे रही थी। यही वजह थी कि दर्क और यारम में होने वाली गुफ्तगू पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, वरना अगर वो ये सुन लेती कि यारम कहीं बाहर जाने का इरादा रखता है तो यहीं खड़े खड़े इसने कस्में देने का सिलसिला शुरू कर देना था, क्योंकि अब इसके पास बस यही एक रास्ता था कि यारम को कहीं भी आने जाने से रोकने का। यारम को यहाँ अस्पताल में वो किस तरह से रख रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। यारम को एक जगह टिका कर रखना आसान हरगिज नहीं था। वो कभी इसे अपनी कस्में दे रही थी तो कभी क्या कर रही थी। यारम यहाँ अस्पताल में रुकना ही नहीं चाहता था, यहाँ तक कि इसने तो ये भी कह दिया था कि वो घर जाएगा, लेकिन रूह इसकी तबीयत पर रिस्क लेने को तैयार ही न थी। तर्क ने रूह को देखकर ये बात यहीं पर ख़त्म कर दी थी, लेकिन इतना वो जानता था कि अगर यारम ने कह दिया है कि कहीं जाना है तो मतलब वो जाकर ही रहेगा। ना तो दर्क का समझाना काम आना था और ना ही इसने रूह की कोई बात सुननी थी, इसलिए वह खामोशी से चाय पीते हुए अपने कुछ ज़रूरी काम करने निकल पड़ा था, क्योंकि जो भी था इसे 10:30 बजे तक वापस अस्पताल आना था। इसने पता नहीं कहाँ जाना था। रूह को वो हरगिज़ यहाँ अस्पताल में अकेला छोड़ने वाला नहीं था, इतना तो दर्क भी जानता था। घूम फिर कर आ गई बाहर से, अच्छी खासी हवा लग गई होगी ना, मज़ा तो आया होगा, जो 2 घंटे तक वापसी ही नहीं हुई तुम्हारी और तुम्हारे बेटे के साथ इस कुत्ते की भी। रूह जैसे ही इसके पास आकर बैठी वो फौरन इसके बाजू को अपने गले से निकालते हुए इसकी गोद में अपना सर रख गया था। साथ ही इसने शिकवा भी कर डाला था कि 2 घंटे तक वो इसे भूल बैठे थे। अरे हम तो फौरन से ही वापस आने वाले थे, फिर धर्क भाई वहां पर आ गए तो इनके साथ बातों में लग गई और बाकी बात में पता नहीं चला वक्त कैसे गुजरा। बोलते बोलते वो यारम की आंखों में देखती खामोश हो गई थी, जहां हल्के से गुस्से की लाली थी। ऐसी की तैसी तुम्हारे इस भाई की हड्डियां ना तोड़ दूं मैं इसकी, जिसके साथ बातें करने में तुम मुझे भूल जाओ। जोर से ज्यादा सर पर चढ़े हुए हैं ये सब, इनकी तो मस्तियां मैं निकालता हूँ यहाँ इस अस्पताल से निकल कर। ये साला अपने आप को समझता क्या है, मेरे और मेरे बेटे के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा था। वो इसे देखते हुए बोला, जब अचानक ही रोयाम बेड पर चढ़ता इसके सीने पर बैठ गया था। बाबा, आपने मुझे क्यूट सा मुनकी बोला था, मुझे मामू ने बताया। वो इसका चेहरा था, मैं इसको अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए सवाल करने लगा था। और आपने मुझे क्यूट सा रैट भी बोला था, ये भी मुझे मामू ने बताया। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जानू को मैं इतना सारा क्यूट लगता हूँ। वो इसके दोनों गालों को चूमते हुए मजे से दर की बातें इसे बता रहा था। ऐसी की तैसी इस साले की, इसने ये काम भी शुरू कर दिए हैं। अब बाप बेटे की लड़ाई करवाना चाहता है ये। इसने रोयाम को जवाब देने के बजाय रूह को घूरा था, जैसे सारी गलती इसी की हो। उन्होंने सच ही तो बताया था, जो आपने कहा वही। वो तो मैंने आपके लाडले को बता दिया कि मुनकी और रैट क्यूट होते हैं, वरना इसने वो रोना डालना था कि पूरा अस्पताल सर पर उठा लेता, फिर आपको अस्पताल से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अस्पताल वाले खुद ही धक्के मार कर निकालते आपको बाहर। रूही से देखते हुए मामले की संगीनगी का एहसास दिलाने लगी थी कि अगर वो बीच में ना पड़ती तो ये मामला कितना खराब हो सकता था, लेकिन यारम ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। अरे ये मेरी औलाद है, मैं कुछ भी बोलूं, वो कौन होता है क्लैश करवाने वाला? तुम्हारे भाई का इधर आना जाना बंद करवा दूंगा मैं, वो रोयाम की गाल खींचता बुरे मूड के साथ बोला था, जबकि रूह इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसका मूड ठीक करने की कोशिश करने लगी थी।
पर यारम का मूड इसके मुताबिक ही ठीक होना था। एक तो वैसे भी यहाँ अस्पताल में रहते रहते इसका मूड 24 घंटे ही खराब रहता था और ऊपर से रुख ने इसे कहीं आने जाने से भी मना करके रखा हुआ था। और यहाँ अस्पताल के माहौल पर वो सिर्फ चिढ़ता ही था। इस वक्त भी वो काफी चिढ़ा हुआ था, इसलिए रुख इसके साथ बिल्कुल भी बहस नहीं कर रही थी, बल्कि नर्स के अंदर आने पर उसने यारम का सर तकिए पर रखते हुए इसके हाथ से यारम का खाना ले लिया था। यारम का खाना अस्पताल से ही आता था, जबकि थोड़ी देर पहले शारफ रूह रोयाम सोनू के लिए अलग से खाना देकर गया था। वो ऊपर नहीं आया था क्योंकि आजकल यारम के गुस्से का शिकार सिर्फ वही हो रहा था, और आजकल तो यारम इस पर हाथ भी जोर से ज्यादा ही साफ कर रहा था। वो जब भी आता कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करता कि वो यारम से मार खाता, इसलिए वो खाना देकर नीचे से ही वापस जा चुका था। यकीनन इसने कल ही आना था जब यारम सो रहा होता। नर्स से खाना लेते हुए वो खुद ही अपने हाथों से इसे वो बदजायका अस्पताल का खाना खिलाने लगी थी, जिसे खाते हुए हमेशा की तरह इसने बहुत सारे नखरे किए थे, जबकि रुख तो हमेशा से आदी थी इसके रोयाम के सारे नखरे उठाने की, इसलिए इसे कोई मसला नहीं हुआ था। यारम को खाना खिलाने के बाद इसने रोयाम को भी जबरदस्ती खाना खिलाया था, क्योंकि इसे खाना खिलाना अपने आप में एक इम्तहान था। खाना खाने के बाद रोयाम ने ब्रश किया और फिर आकर वो यारम के सीने पर लेट गया था। वो जब से यहाँ अस्पताल में था वो हमेशा इसी के पास ही सोता था, जबकि रूह इसके पास बैठी से बातें करने लगी थी। अच्छा यार, मैं क्या सोच रही थी, मैं कल सुबह घर जाऊंगी, कुछ कपड़े भी लेकर आने हैं और कि घर की सफाई भी करनी है। कितने दिनों से घर बंद पड़ा हुआ है। वह नमाज पढ़कर फारग होते हुए इसके चेहरे पर फूंक मारने लगी थी। वक्त के साथ ये आदत और भी पुख्ता होती गई थी। जबकि यारम ने इसकी बात सुनते हुए एक नजर से देखा था, फिर हाँ में सर हिलाया था। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर वापस नहीं आओगी। ऐसा करना मासूमा और लैला को भेज देना, वही कर देंगी छोटे मोटे काम। तुम यहीं पर रुको, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें जो भी चाहिए हुआ वो लाकर दे देंगी। पहले भी तो लाकर दिए थे ना तुम्हारे रोयाम के कपड़े। वो इसे देखते हुए कहने लगा था। वो नहीं चाहता था कि वो घर जाए, वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो इसकी नज़र से दूर हो जाए। वो तो है यार, लेकिन अब ना ठंड हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि रोयाम के कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। शाम में यहाँ काफ़ी सर्दी पड़ती है ना, तो ये ना हो कि मेरे बेटे को सर्दी हो जाए। और फिर घर भी इतने दिनों से बंद पड़ा है, मैंने एक दफ़ा भी जाकर नहीं देखा। तो देखना क्या है वहां पर जाकर, घर ही है ना, वहीं इसी जगह घर है जहां हम छोड़कर आए थे। कोई खिसक कर आके तो नहीं हो गया? हद होती है, जिंदा आदमी की फिक्र छोड़कर बेजान घर की परवाह करने लगी हो तुम। यहाँ तुम्हारा शोहर अस्पताल में इस हालत में पड़ा है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? घर गंदा पड़ा है, ये सोच तुमसे संभाली नहीं जा रही। नहीं, किसने कहा है कि 28 दिन तक यहाँ अस्पताल में रुको? तुम अपने शोहर को भी यहीं पर पड़े रहने दो। जब तक मैं घर नहीं जा सकता तब तक तुम भी घर नहीं जा सकती, ये मेरा फैसला है। वो जैसे जिद पर अड़ा हुआ था। ओहो यारम, आप भी ना बिल्कुल रोमी जैसी बातें करते हैं, बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं आप। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी। आपके भी गर्म कपड़े लाने हैं मैंने। वो जैसे फैसला करते हुए बोली तो यारम ने सिर्फ इसे घूरा था। रोमी सो गया। इसने आहिस्ता से इसके सीने पर लेटे रोयाम को देखा था। हाँ, सो गया मेरा चूजा। इतनी मेहनत मुशक्कत करता है सारा दिन, नींद तो आती है ना, थक जाता होगा वो हल्की सी शरारत के साथ बोला। रुख मुस्कुराई थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं था। सारा दिन उछलते कूदते अच्छी खासी मेहनत लगती है। रुक कहते हुए यारम के साथ ही अपनी जगह बनाते हुए लेट गई थी, क्योंकि यारम को ये भी कबूल नहीं था कि वो इसे दूर होकर सोए। सो यारम जिस भी हालत में था, इसे रुख अपने करीब ही चाहिए थी। इसके सीने पर आहिस्ता से अपना सर रखते हुए वो इसके साथ लिपट गई थी, जबकि यारम ने इसके गिर्द अपना बाजू का हिसार बनाते हुए इसके माथे पर अपने लब रखे थे। एक निगाह सामने लगी घड़ी पर डाली थी, जहां 10:30 बज रहे थे। न जाने दर कब तक नहीं आया, न जाने दर कभी तक आया भी होगा या नहीं। वैसे तो वो अपने वादे का पक्का था, इसने 10:30 बजे का हुक्म दिया था तो 10:30 बजे तक इसको आ ही जाना था। यारम ने आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली थी। इसने बेहद नरमी से रोयाम को खुद के साथ लेटाते हुए और रूह का सर पीछे की तरफ करते हुए तकिया दुरुस्त किया था। रुक बेबी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। वो प्यार से इसका माथा चूमते हुए रोयाम को सीधा करके बेड पर लटाने लगा था। चूसे मामा को ज्यादा तंग मत करना, सोनू से ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। वो इसका माथा चूमते इस पर कमल दुरुस्त करने लगा, जबकि सोनू को इसने हल्का सा हिलते हुए महसूस किया था। और ख्याल रखना दोनों का। वो सोनू पर कमल डालते हुए इसके सर पर भी हल्का सा हाथ मार गया था। बगैर आवाज के दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला तो सामने ही डेस्क पर दर आरा तिरछा लेटा हुआ नजर आया था। गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी, जबकि एक टांग नीचे की तरफ लटक रही थी। दूसरी टांग को इसने डेस्क के ऊपर न जाने किस तरह से एडजस्ट करके रखा था। वो अच्छी खासी बेआरामी की कैफियत में था। यारम नफी में सर हिलाते हुए आहिस्ता से इसके सीने पर हाथ रखते अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अगले ही लम्हे इसे पकड़कर सीधा खड़ा कर गया था। तर्क जो पूरी नींद में गर्क था तर्क जो पूरी तरह नींद में गर्क था, इस अचानक होने वाले हमले पर बौखलाकर उठ बैठा था। पुलिस तो नहीं आ गई? इसने पूरी आंखें खोलते हुए कहा तो यारम ने अपनी नीली आंखों से हल्की सी हैरत का इजहार किया था। वो पुलिस वालों से डरने वाला तो नहीं था।
हाँ, लेकिन आजकल इसका लाडला इंस्पेक्टर तारक पाकिस्तान से दुबई आया हुआ था। वो किस मकसद से आया था ये तो वो नहीं जानता था, लेकिन वो इससे बचने की पूरी कोशिश में था, क्योंकि इन लोगों को दर का अंदर करने के लिए किसी सबूत गवाह की जरूरत नहीं थी। इनका जब दिल करता वो दर को उठाकर अंदर कर देते थे, और फिर अगर दर कुछ कह देता तो इनका कहना था कि तू तो हमारा लाडला मुजरिम है, तू जहाँ जाएगा हम तेरे पीछे ही आएंगे। तारक और ताहिर ने आज तक दर का पीछा नहीं छोड़ा था। ये अलग बात थी कि अब दर इनके हाथ में नहीं आता था, तो सच में पुलिस से डरता है। यारम ने हैरत का इजहार किया था। हालांकि इसे ऐसा करते हुए मजा आ रहा था। मैं पुलिस क्या, पुलिस के बाप से भी नहीं डरता, लेकिन ताहिर आजकल यहाँ आया हुआ है ना, अगर इसकी नजर मुझ पर पड़ गई ना तो अगले पिछले सारे इंतकाम लेगा। मैं चाहता नहीं कि इसके आसपास भी रहूं, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। मैं अंदर चला जाऊं, मतलब मेरा मतलब तुम कहीं जा रहे हो ना? जा बिल में छुप जा, मैं जा रहा हूँ एक जरूरी काम पे, जल्दी वापस आ जाऊंगा। 2 बजे तक यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। परी को कहाँ छोड़ा है? वो डेस्क पर परी हुडी उठाकर पहनने लगा था। चौरदर्क ने थोड़ी देर पहले ही इसके घर से जाकर निकाली थी। मासूमा के घर छोड़कर आया हूँ। है तुम्हें जाना नहीं चाहिए, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है यारम। इसने हल्की सी हमदर्दी के साथ कहा था, जिस पर यारम ने इसे अपनी नीली आंखों से घूरा था। इसकी दहशतज़दा आंखों में कुछ तो ऐसा था कि तर्क मजीद कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, अगर तुम्हारा जाना जरूरी है तो बेशक चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है, जख्म कच्चे हो गए तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। तर्क मेरे जिस्म पर लगे मुझे तर्क मेरे जिस्म पर लगे जख्म मुझे कमजोर नहीं करते, बल्कि ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैं यारम कासमी हूँ। वो उसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था, जबकि दर्क ने इसे बाहर निकलते देखा और फिर रूह के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर से रूह लेटी नजर आई थी, साथ ही रोयाम, जिसके सीने पर रूह का हाथ था। वो आहिस्ता से इसके पास आते हुए नरमी से इसके बालों में हाथ फेरता इस पर कमल ठीक कर गया था, जबकि रोयाम के गाल पर अपने लब रखते हुए इसने इसके हाथ को भी चूमा था। अपने बाप की तरह वो भी खुल अपने बाप की तरह वो भी फुल नखरे में रहता था। जब भी वो इसका गाल चूमता वो फौरन अपना गाल साफ कर लेता था। इसकी हरकत कहने को बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन रोयाम साहब का कहना था कि इसका मामू इसके गाल चूम कर इसका गाल गंदा कर देता है। इसी ने इसकी बातें याद करते हुए पूरी शिद्दत से वापस इसका गाल चूमा था, फिर आहिस्ता से मुस्कुराते हुए आकर सोफे पर लेट गया था। अभी इसे लगभग 2-3 मिनट ही गुजरे थे जब इसे अपने कमल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। इसने कमल हटाकर अपने पेट की तरफ देखा था, जहाँ पर सोनू मजे से लेटा हुआ था। वो आहिस्ता से इसके कान पकड़कर इसे ऊपर अपने सीने पर करता, इसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कमल इस पर डालकर आंखें मूंद गया था, जबकि वो इसकी गर्म सांसों से महसूस कर चुका था कि सोनू साहब परसकून होकर सो चुके हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी यारम सोनू के कंधे पर डालकर गया था वो अब दर के कंधों पर आ चुकी थी, इसलिए वो परसकून होकर सो सकता था। अब इसको कोई जरूरत न थी रोयाम और रूह का ख्याल रखने की। सोनू बेफिक्र होकर इसके सीने पर सो चुका था। स्याह हुडी हवा में हल्की सी लहरा रही थी, चेहरे पर मास्क, जबकि बाजू ऊपर तक चढ़े हुए थे। माथे पर शिकने थी, जबकि बाजू की नीली रगें साफ उभरी हुई थी। इसे देखते ही अंदाजा हो जाता था कि यह आदमी गुस्से से नहीं बल्कि ताकत से बना है। इसकी नीली आंखें सीधी सामने की तरफ थी, ठंडी बेहरकत। वो आंखें सवाल नहीं पूछती थी, वो आंखें फैसला करती थी। इसकी चाल में गरूर नहीं, कंट्रोल था। ऐसा कंट्रोल जो सिर्फ इस इंसान में हो सकता था, जिसके इशारे पर पूरा अंडरवर्ल्ड चलता हो। इसे देखने से खतरा नहीं, खौफ महसूस होता था। बस एक लम्हे के लिए वो रुका, और ये एक लम्हा काफी था ये समझाने के लिए कि यारम कासमी वापस आ चुका है। इसकी आंखों में खामोश समुंदर था, और ये खामोशी खतरनाक थी, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो कोई आम गुंडा नहीं था, वो कोई गैंगस्टर नहीं था। वो यारम कासमी था, दुबई का असल डॉन, अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसके आने से दुश्मन सांस रोक लेते थे। वो खामोशी से आगे बढ़ते हुए सामने मैदान से निकलते धुएं को देख रहा था। ये इसका खास ठिकाना था, यहाँ इसके खास लोग काम करते थे। अकबर यहाँ का इंचार्ज था। इस जगह होने वाली छोटी सी छोटी हरकत इसकी नज़र में रहती थी। बाहर के इलाके से दुबई में दाखिल होती हर तरह की इनलीगल एक्टिविटी यहीं से शुरू होती थी, लेकिन इस वक्त ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। जगह जगह से धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, और अगर ब्लास्ट नहीं भी हुआ तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस जगह की ये हालत काफ़ी ज़्यादा अबतर थी। वो कदम कदम आगे बढ़ाता, हर तरफ देख रहा था, निगाहें हर तरफ घूम रही थी। ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। यारम ने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हर तरफ निगाहें घुमाई थी, जब एक छोटा सा लड़का भागते हुए इसकी तरफ आया था। वह दूर से ही इसे पहचान चुका था। डेविल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था।
یہ سب کیا ہے؟ سب لوگ کہاں پر ہیں؟ یہ جگہ اتنی ویران اتنی خالی کیوں پڑی ہے؟ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ وہ اس لڑکے سے پوچھنے لگا تھا۔ ڈیول یہاں بہت کچھ ہوا ہے، یہاں پر بلاسٹ ہوا ہے، لیکن پولیس کو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر آگ لگ گئی تھی۔ پولیس نے تو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیا اس چیز میں۔ ویسے بھی ان کے مطابق یہ جگہ کسی ڈون کی تھی۔ یہاں پر جتنا بھی ڈیٹا تھا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا اور اکبر بھی مر گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ اکبر کی موت کا سن کر یارم سچ مچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ یارم گہری سانس لیتے ہوئے دوبارہ جمیل کی طرف متوجہ ہوا جو اسے بہت کچھ بتا رہا تھا۔ ڈیول، مجھے نہیں پتا یہ دشمن کون ہے، لیکن کوئی تو ہے جو تمہارے پیچھے لگ چکا ہے۔ تمہارے مزید دشمن جاگ چکے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ یارم خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سوال کیا تو جمیل اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا تھا۔ کچھ لوگ تو جان بچانے کے لیے بھاگ گئے یہاں سے، کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ میں نے ہجر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارے لوگوں نے کہا کہ ڈیول ابھی بیمار ہے، اسے تنگ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہجر کے پاس جاؤ، اور ہجر کے پاس جاؤ تو وہ ملتا ہی نہیں۔ میں خود 5-6 چکر لگا کر آیا ہوں ہجر کے آفس کے، اس کے باقی کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ میرے کام پر تو اس نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ تم ملنے کے لیے آئے ہو؟ یارم نے رک کر اسے سوال کیا تھا۔ 1000 دفعہ ڈیول، میں نے وہاں موجود تمہارے ورکر کو بولا تھا کہ ہجر کو بتاؤ کہ جمیل اسے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ تو مجھ سے ملا ہی نہیں۔ کبھی مصروف ہے تو کبھی آفس سے نکل جاتا ہے۔ میں اتنا زیادہ پریشان تھا، یقین کرو یہاں اتنے دنوں سے میں صرف اس امید میں بیٹھا ہوں کہ کوئی تو آئے گا ڈیول کی گینگ سے یہاں کا پتہ لگوانے کے لیے، لیکن اتنے دنوں سے کوئی آیا ہی نہیں۔ آج تمہیں دیکھ کر میں اپنی جگہ چھوڑ کر باہر نکلا ہوں۔ اتنے دن سے میں نے کھانا تک نہیں کھایا، یہیں پر چھپ کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ یارم بھی اس کی حالت سے اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے یہاں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے فائل تمہارے آفس میں جا کر کسی آدمی کو دے دی۔ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، وہ فائل مجھے اکبر نے دی تھی، اس میں سب کچھ تھا۔ ٹھیک ہے جمیل، تمہیں اپنا کام کر دیا، یہ لو اس کارڈ پر چلے جاؤ، یہ کچھ رقم رکھ لو، کھانا وغیرہ کھاؤ، اپنی حالت سدھارو، اور جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتا یہیں پر رہو گے تم۔ وہ ایک کارڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، جس پر جمیل ہاں میں سر ہلاتا اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا۔ جمیل کی عمر شاید 15-16 سال ہی تھی۔ باقی لوگ عقل و شعور رکھتے تھے، خطرہ محسوس کرتے ہی روپوش ہو گئے، لیکن جمیل اب اس کام میں بالکل نیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں تھی کہ کوئی خطرہ منڈلائے تو اس نے اپنی جان کس طرح سے بچانی ہے، اس لیے وہ یہیں رک کر یارم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، لیکن 6 دن سے ہوئے بلاسٹ کی خبر اب تک ہجر کو کیوں نہیں لگی تھی؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کے یہاں نہ ہونے پر وہ ہر چیز کو ہینڈل کر رہا ہے، تو کیا اس طرح سے ہجر ہینڈل کر رہا تھا یہ سب کچھ؟ خیر، ہجر کس طریقے سے یہ سب کچھ ہینڈل کر رہا تھا وہ تو ہجر سے مل کر ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے ہجر کی ٹیوننگ کرنے کا تھا، باقی سب کچھ وہ بعد میں سنبھالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور یارم نے آہستہ سے دروازے کو ہلکی سی پن کے ساتھ کھولا تھا۔ دروازہ فوراً ہی اس کی مہارت سے کھلا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ گھر بالکل خاموش تھا، اس قدر خاموشی جو اس گھر پر سوٹ نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ رات کو یہاں آتا نہیں تھا اسی لیے۔ یقیناً ہجر کی بیٹیاں اس وقت سو رہی تھی، ورنہ یہاں ہمیشہ کی طرح طوفان مچا ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر لکڑی کے دروازے کے قریب آیا تھا۔ ہینڈل گھماتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ وہ اس کو ایک دفعہ پھر سے اپنے ہاتھ میں پن تھامنی پڑی تھی، پھر یہ کام لمبا محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا بلیڈ نکالا تھا، پھر بڑی ہی مہارت سے گھر کے لوگ کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بھی خاصی خاموشی تھی۔ سامنے مہر اور عنایت کا کمرہ تھا، جبکہ بالکل ساتھ ہی لیلا اور ہجر کا۔ یقیناً وہ اس وقت گہری نیند سو رہے ہوں گے، لیکن یارم نے ان کی پرسکون نیند کو جس انداز میں بھگانا تھا وہ اس وقت صرف یارم قاسمی ہی جانتا تھا۔ تیزی سے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھاتے ہوئے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ ہجر بیڈ پر لیٹا تھا۔ لیلا پوری طرح سے اس کے اوپر سوار سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ اندھیرے کمرے میں وہ ان کے پرائیویٹ سٹائل پر زیادہ فوکس نہیں کر پایا تھا، ہاں لیکن دوسری نظر اس نے واش روم کے دروازے پر ڈالی تھی۔ ایک گسیری نگاہ ان دونوں پر ڈالتا وہ سیدھا واش روم کی طرف آیا تھا۔ صاف ستھرے سفید ماربل کے پاس ہی بالٹی پانی سے بڑی ہوئی تھی۔ اس نے انگلی لگا کر پانی چیک کیا، جو ٹھنڈا تھا، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ وہ پوری طرح سے برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یارم نے گہری سکون کی سانس بھرتے ہوئے اس بالٹی کو پکڑا تھا اور پھر باہر لاتے ہوئے ایک جھٹکے میں پوری بالٹی پوری شدت سے ان دونوں پر الٹ گیا۔ وہ دونوں اپنی پرسکون نیند کو خداحافظ کہتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ ایسا لگا تھا جیسے سیلاب آ گیا تھا۔ شدید ٹھنڈ میں انتہائی ٹھنڈے پانی نے سر سے پیر تک بھگو دیا تھا، جبکہ یارم دوسرے
हाथ से कमरे की लाइट ऑन करता सामने बिल्कुल सामने सोफे पर टांग रखकर बैठ गया था। अपना सर सोफे के साथ लगाते हुए इसने छत को घूरना शुरू किया था। वो शायद इन दोनों को संभलने का वक्त दे रहा था या शायद होश में आने का। वो दोनों बुरी तरह से बौखलाए बेड पर बैठे हुए थे। अचानक हुआ क्या था ये जैसे इन दोनों को ही समझ में नहीं आया था। जब लैला ने अचानक ही हिजर की शर्ट खींचते हुए उंगली से सोफे पर बैठे यारम की तरफ इशारा किया था। यारम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिजर बेयकीनी से अपने बेडरूम में देखते हुए कहने लगा था। वह पहले भी इस हालत में नहीं थे कि यारम इन्हें देख पाता, लेकिन फिर भी जो यारम ने इनकी हालत की थी, इसके बाद तो कमरे में लाइट ऑन देखकर हिजर की ही हालत मजीद खराब हो रही थी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम लोग क्या कर रहे हो इस बात का हिसाब तुम लोग मुझे दो। मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, कब्र में नहीं। हिजर अहमद, जो तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं लगेगी। और मैं अस्पताल में इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि मेरी बीवी चाहती है कि मेरा इलाज हो, वरना मुझे अपना वक्त बर्बाद करने का कोई खास शौक नहीं है। लैला, तुम कोई ढंग के कपड़े पहन सकती हो ताकि मैं यहाँ रिलैक्स महसूस कर सकूँ। इसने छत की तरफ निगाहें जमाए रखी हुई थी। चेहरा पूरी तरह से पीछे सोफे के साथ लगा हुआ था। यारम बेबी, तुमने देखा नहीं, लेकिन मैं काफी ढंग के कपड़े पहन चुकी हूँ। लैला ने जैसे इसकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाई तो यारम फौरन सीधा हुआ था। इस वक्त लैला ने कोई नाइटी नहीं बल्कि एक बड़ी सी बेड की चादर को खुद पर अच्छे से कवर किया हुआ था। तुम काफी आउट ऑफ फैशन लग रही हो। यारम ने जैसे इस पर कमेंट पास किया था। सॉरी, ठंडे पानी से नहाने के बाद मैं इतनी ही आउट ऑफ फैशन लगती हूँ। यह अलग बात है कि आज तक मैं रात के 3 बजे कभी भी इतनी आउट ऑफ फैशन नहीं लगी, और न ही रात के 3 बजे मैं नहाई हूँ। ये जुल्म क्यों यारम? वो अच्छी हंसी कम कमाते हुए पूछ रही थी। खैर, इसका हिसाब तुम अपने शोहर से मांगना, लेकिन पहले मैं जरा इसका हिसाब किताब एक कर लूं। साइड पर बम ब्लास्ट हुआ है और वहां मौजूद सब लोग गायब हैं। अकबर को जान से मार डाला गया, जबकि बाकी लोग भी अभी तक कोई खबर नहीं है। यकीनन तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, और जमील भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आया होगा। वो हिजर को घूरते हुए बोला था। जमील? कौन जमील यारम? वो परेशानी से देखते हुए सवाल करने लगा। अकबर के आगे काम करता वो बच्चा। यारम ने दांत पीस कर जवाब दिया तो हिजर के दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ था। हाँ, याद आया। इस नाम का एक लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन इस दिन मुझे तुमसे मिले अस्पताल जाना था तो मैं फौरन ही अस्पताल के लिए निकल गया था। फिर बाद में मेरे जहन से निकल गया। मुझे लगा कोई छोटा मोटा काम होगा, शारफ हैंडल कर लेगा। और फिर तुमने ही तो कहा था कि जब तक तुम वापस ना आ जाओ किसी भी मशकूक इंसान से मिलने की जरूरत नहीं है। हिजर सीधा होते हुए वहीं बेड पर बैठ गया था। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं हिजर? तुम्हारे सामने मैं इस लड़की को अकबर के पास छोड़कर आया था, तुम साथ थे मेरे। फिर तुमने जमील को कैसे नहीं पहचाना? इस दफा वो दहाड़ा था, मैंने देखा नहीं यारम, और मुझे नाम की पहचान नहीं थी। मैं बता तो रहा हूँ कि जिस दिन वो लड़का मुझसे मिलने के लिए आया, तुम्हारे ऑफिस में आया था, इस दिन मैंने तुमसे मिलने अस्पताल जा रहा था। इसके बाद भी हमारे लोगों ने मुझे बताया कि जमील नामी लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन यकीन करो मुझे नहीं लगता था कि वो अकबर के आगे काम करता वो लड़का होगा। बस हिजर, अपनी गलतियों पर पर्दा डालना छोड़ दो। मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, आखिरी दफा। तुम्हारी एक गलती की वजह से अकबर मर गया, और ये बात तुम कान खोलकर सुन लो कि अकबर की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अगर मैं हर चीज तुम्हारे सर पर छोड़कर बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, और ऊपर से हिजर अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं था। ओके ओके यारम, प्लीज तुम हाइपर मत हो। मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं कल ही अकबर के घर जाकर ताज़ियत करता हूँ। हिजर इसे देखते हुए बोला तो यारम ने पीछे को टेक लगाकर गहरी सांस ली थी। 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ तुम लोगों को, नीचे आओ। वहाँ साइड पर जितने भी इनलीगल तरीके से आए हुए लोगों की तफसीलात थी सब जल चुका है। राख का ढेर बन गई है हर चीज़ वहाँ पर, लेकिन मेरे पास हर चीज़ का बैकअप मौजूद है। 10 मिनट का वक्त है तुम लोगों के पास, अपनी हालतें सुधार कर नीचे आओ, हमें ऑफिस जाना है। वो कहते हुए सोफे से उठा बाहर निकल गया था, जबकि दीवार के साथ खड़ी कामती हुई लैला ने एक नज़र हिजर को देखा था। तुम बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल तुम बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल तुम बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को तुमने इस तरह से नजरअंदाज कैसे कर दिया? लैला प्लीज, यारम करके गया है ना, मेरी बेइज्जती, इतना ही काफ़ी है। तुम्हें मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं पता यारम इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। हालांकि एक नॉर्मल सी बात है, अकबर भी हमारे आके काम ही करता था, अगर मर गया तो क्या क़यामत आके। और मुझे सचमुच में जमील के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसकी शक्ल देखी थी। अब हिफज थोड़ी ना हो गया था वो मुझे, और वैसे भी ये तकरीबन 2.25 साल पहले की बात है। अब इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। वो एक नज़र से देखता अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए चेंज करने के लिए घुस गया था, जबकि लैला भी अपनी तैयारी करने लगी थी, क्योंकि अब यारम कासमी ने इन्हें सुकून से सोने तो हरगिज़ नहीं देना था। कमरे का दरवाजा खोलते हुए टेडी बेयर हाथ में उठाए महर आंखें बंद किए हिजर के कमरे की तरफ जा रही थी, जब अचानक ही सोफे पर कोई बैठा दिखाई दिया। वो हिजर के कमरे की तरफ जाने के बजाय फौरन इसकी तरफ बढ़ते हुए इसके पास आ गई थी। चाचू, आप इतनी रात को हमारे घर पर क्या कर रहे हो? वो इसकी गोद में आकर बैठते हुए इसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी।
तुम्हारे बाप की हड्डी पसली एक करने आया हूँ। यारम नरमी से इसका माथा चूमते हुए बोला था, चाचू क्या मामा काफ़ी नहीं है इनका सर फोड़ने के लिए? क्या आप भी इनकी हड्डी पसली एक करने के लिए आ गए हो? आज भी शाम को फाइट हुई है, मामा का एंगर इनको तो हर वक्त बाबा को मारने की ही सूझती है। आप भी आ गए हैं बेचारे बाबा। वो मासूमियत से उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली थी। यारम के डिम्पल नुमाया हुए थे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा बाप आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, कोई काम ठीक तरीके से नहीं करता। वो प्यार से अपनी गोद में लिटा इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। इनको ना सर पे कोई प्रॉब्लम हो गया है, मामा ने इनकी सर पर फ्राई पैन मारा था ना, आई थिंक बाबा को मेमोरी प्रॉब्लम हो गया है, मैंने कहा भी था डॉक्टर के पास चले जाएं। वो मासूमियत से बोली थी, जबकि यार में अपनी हंसी छुपाता कमरे से तेजी से निकलते हिजर को देख रहा था। तुम्हारी बेटी का कहना है कि तुम्हारी मेमोरी के साथ कोई मसला हो गया है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें फ्राई पैन मारा था। यारम इसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला तो इसने हाँ में सर हिलाया था। हाँ आज दोपहर को वो अंडे में नमक तेज हो गया था ना, यही सर पर लगी थी, काफी जोर की लगी थी। वो हल्का सा सर मसलते हुए अपने सर के बीच मौजूद जख्म को दिखाने लगा था। चलो अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ दिमाग ठिकाने पर चलो अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिमाग ठिकाने पर रहेगा। मैं जानू अब सो जाओ, बाबा जरा बाहर जा रहे हैं, हम थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप जाएं। एनिमीज को डिशू डिशू करके आए। और एक और बात प्लीज, वो अचानक से कहती यारम को नीचे की तरफ होने का इशारा कर चुकी थी, जबकि यारम इसकी बात का मतलब समझकर फौरन अपना कान इसके मासूम से लबों के करीब कर गया था। मामा को थोड़ा सा डांटो ना प्लीज, वो मेरे बाबा को मारा ना करे, बाबा को बहुत जोर की लगती है, मैंने बाबा के सर पर बैंडेज भी किया था, बस के बालों के बीच मौजूद एक छोटा सा बैंडेज दिखा रही थी। तुम्हारे बाप के करतूत ही ऐसे हैं। खैर मैं लैला को मना करूंगा। वो प्यार से इसका माथा चूमता इसे इसके कमरे में भेज चुका था, जबकि हिजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा था। जो भी था इसका दोस्त, इसके साथ हमदर्दी तो करता था। तुम सच में लैला से बात कर रहे हो? हिजर ने इसे देखते हुए कहा तो यारम ने फौरन हाँ में सर हिलाते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा था। ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा इसे, वो बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है, अब मुझे बात करनी ही पड़ेगी ना, जहां दिल चाहे तुम्हें मार देती है, अब सर फाड़ दिया, ये कोई छोटी सी बात तो थोड़ी है। वो इसीलिए बाहर निकल आया था तो हिजर ने शुक्रगुजार नजर से इसे देखा था। मेरी जान तो सच में मेरा दोस्त है, प्लीज लैला को बोलना कि मुझे मारा ना करे, कसम से वो तो मेहर और अनायत का भी लिहाज नहीं करती, हड्डी पसली एक कर देती है मेरी। वो इसे मजीद लैला के सितम सुनाने लगा था। हाँ तो फिक्र मत कर, मैं बात करूंगा इससे, अनायत और महर के सामने तो वो तुझ पर हरगिज हाथ ना उठाए, और कभी चेहरे पर, कभी हाथों पर, कभी पैरों पर भी तुझे ना मारा करे। इतने निशान पड़े होते हैं तेरे जिस्म पर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था, जबकि लैला व्हाइट पैंट के साथ डार्क ब्लू शर्ट पहने बाहर निकली थी। हाई हील्स में खुले बालों के साथ वो अपना मेकअप भी कर चुकी थी। यारम इसकी भर्तियों पर सचमुच में हैरान था। थोड़ी देर में कोई इतना परफेक्टली कैसे तैयार हो सकता है? अभी बात कर, अभी की अभी बात कर, अभी इसको पता है तुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, अगर वो तेरी बात नहीं मानेगी तो इसके लिए बुरा हो सकता है। अभी की अभी बात कर। हिजर को जरूरत से ज्यादा ही जल्दी थी, जबकि यारम ने हाँ में सर हिलाते हुए लैला की तरफ रुख किया था। लैला ये जो तुम हिजर के साथ करती हो ना, ये ठीक नहीं है, तुमने इसके सर पर फ्राई पैन मारा था, हद होती है किसी चीज की। कभी तुम इसकी शक्ल बिगाड़ देती हो, कभी इसकी निंगलियां तोड़ देती हो, अब इसका सर फोड़ दिया। अगर तुम्हें मारना ही है तो अंडर एरिया मारो, जैसे कमर पर मार दो, पेट पर मार दो, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां तुम मार सकती हो। नजर सामने सामने नजर आने वाली जगहों पर निशान नहीं होने चाहिए, इससे अच्छा महसूस नहीं होता, तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? वो काफी सख्त लहजे में लैला से बोला था। लैला ने एक नजर हिजर की तरफ देखा था, जो हैरत से मुखलिक यारम को देख रहा था, फिर वो हाँ में सर हिला गई थी। अब ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, अगली दफा ऐसी जगह मारूंगी जहां से मत कहलाने के काबिल ही नहीं रहता। लैला परसुकून अंदाज में जवाब देती गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी, जबकि यारम ड्राइविंग सीट संभालता हिजर के बैठने का इंतजार कर रहा था, जो अब तक सदमे की कैफियत में था। वो सोच भी कैसे सकता था कि यारम कासमी कभी इस पर तर्ज खा सकता है, बल्कि वो सोच भी कैसे सकता था कि यारम कासमी इसके और लैला के मामलात में कभी पड़ेगा। अब तो लैला को मजीद सपोर्ट मिल गई थी, अब तो वो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। जिस तरह की संगीन धमकी वो इसे दे चुकी थी, वो अपनी मर्दानगी पर आंच नहीं आने दे सकता था। खैर अब वो इससे कोई पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वैसे भी वो पहले भी कहाँ इससे कोई पंगा लेता था, वही खुद उल्टे सीधे काम करती थी और बाद में इस पर इल्जाम लगा के इसकी हड्डी पसली एक कर देती थी। गाड़ी ऑफिस के तरफ बढ़ाते हुए हिजर ने अपनी सोचों से निकलकर यारम की तरफ मुतवज्जो होते हुए इसे मजीद मसलों के बारे में बताना शुरू कर दिया था। यहाँ पर और भी काफी सारे मसले चल रहे थे, जो यकीनन अकबर वाले मामले से कहीं ज्यादा जरूरी थे। यारम समझ चुका था कि हिजर यकीनन बाकी चीजों की तरफ फोकस था, इसीलिए इसने जमील को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। और ये बात भी सच थी कि जब जमील इसके पास आया था तब वो सिर्फ 13 साल का छोटा सा बच्चा लगता था, अब वो 16 साल की उम्र में अच्छा खासा बदल चुका था। इसके चेहरे पर काफी ज्यादा चेंजिंग आ चुकी थी, तो यकीनन हिजर ने इसे पहचाना ही नहीं होगा। अगर पहचानता तो जरूर से इसका मसला पूछता। जो भी था, जो होना था वो हो चुका था। ऑफिस में दाखिल होते ही वो तीनों एक खास लॉकर रूम में आए थे, जहां पर हर तरह के पेपर महफूज थे। यारम ने एक बड़ी सी फाइल निकालते हुए वहां पर पेपर चेक करने शुरू किए थे, जबकि लैला भी तेजी से लैपटॉप और फाइल्स ओपन करने लगी थी। यारम यहाँ तो कोई मेल नहीं आई जिसमें किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स हों। लैला इसे देखते हुए बोली थी, सुबह के टाइम पर ऑफिस में कौन रहता है? इसने मसरूफ अंदाज में पूछा था। ज्यादातर तो शारफ रहता है, हो सकता है इसे पता हो, मैं फोन करता हूँ इसे। हिजर ने अपना फोन निकालते हुए कहा था। इसे भी क्या
ऐसा भी क्या है इन कागजात में जो इन्हें तुम ढूंढ रहे हो? मेरा मतलब है किस चीज़ के पेपर्स थे वो उसकी तरफ देखती सवाल करने लगी। तो यारम ने एक नज़र से देखा था। लैला, क्या मेरा इतना कहना काफ़ी नहीं कि वो हमारे लिए ज़रूरी है? यारम के लहजे में तैश थी। लैला खामोशी से नफी में सर हिलाती अपने काम पर लगी। इन कागजात में क्या था ये जानना लैला के लिए फिलहाल मुमकिन ना हो सका था, लेकिन इतना वो समझ चुकी थी कि कुछ तो ऐसा जरूर था जो बहुत ज्यादा जरूरी था। शारफ को फ़ोन किया है मैंने। इसने कहा कि इसने किसी भी तरह के कोई भी पेपर्स ऑफिस में नहीं देखे और ना ही कोई ऑफिस में देकर गया है। हिजर ने अंदर दाखिल होते हुए बताया था। ऐसा कैसे हो सकता है? जमील खुद देकर गया था यहाँ पर कागजात। यहाँ ऑफिस में कोई ऐसा इंसान मौजूद ही नहीं जिसके हाथ में वो कागजात आए हों और वो कागजात गायब हो चुके हैं। यकीनन यारम, यहाँ ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा तुम ऐसा करो कि जमील को यहाँ बुला लो। इसने जिसको पेपर्स दिए हैं हम इससे पूछ लेंगे। अगर वो यहाँ ऑफिस में कागजात देकर गया है तो यहाँ पर वही लोग होते हैं जो हमेशा से इस ऑफिस में मौजूद होते हैं। हिजर से देखते हुए बोला था, जबकि यारम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। तो हिजर के इशारे पर लैला भी वहां से निकलती यारम के पीछे पीछे आई थी। वो किस चीज़ के पेपर थे जो तुम्हारे लिए इतने ज़रूरी हैं? यारम अपनी सीट पर आकर बैठा तो हिजर सामने बैठकर सवाल करने लगा था। डिटेल्स थी अंडरवर्ल्ड की। अंडरवर्ल्ड एरिया में कितने डॉन्स हैं, कितने लोग हैं जो सही और गलत काम कर रहे हैं। कोई नया दुश्मन समझ लो, कोई है जो अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करना चाहता है। वो परसुकून अंदाज में कहता हिजर को देखने लगा था। यकीनन वो यारम काज़मी को नहीं जानता होगा। खैर, इस वक्त में अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। ना तो दुबई पर तुम्हारे अलावा और कोई हुकूमत कर सकता है और ना ही अंडरवर्ल्ड तुम्हारे इशारे को नजरअंदाज कर सकता है। पूरा अंडरवर्ल्ड तुम्हारे इशारे पर नाचता है। तो ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करे? यही तो जानना चाहता हूँ मैं। यार, मैं एक बार फिर मुस्कुराते हुए हल्का सा अपना डिंपल शो कर गया था। मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा नया चूहा निकल आया है बिल से, जिसने डायरेक्ट मेरे एरिया पर हमला किया है, ब्लास्ट किया है, लोगों को गायब किया। और तुम्हें एक और बहुत मजे की बात बताऊं, वो हिजर की तरफ देखते हुए बोला। तो हिजर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। इस चूहे ने अंडरवर्ल्ड के 12 डॉन को कत्ल कर दिया है। तो बड़े गैंगस्टर्स मारे गए हैं, 15 गैंगस्टर गायब हैं, जबकि 17 डॉन अंडर ग्राउंड हो चुके हैं। जरा सोचो हिजर, ऐसा कौन सा चूहा बिल से निकल आया जिससे खौफजदा होकर अंडरवर्ल्ड के डॉन अंडरग्राउंड हो रहे हैं? क्यारम इसकी तरफ देखते हुए बोला। तो हिजर खुद भी सजा से सदमे में था। लैला तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। इस तरह का कुछ हो रहा था, इस बात की कानो कान खबर भी ना हुई थी। क्या इतना कुछ हो रहा है और हमें पता भी नहीं? हिजर को जैसे झटका लगा था। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हिजर और भी किसी को भी कुछ नहीं पता। हो सकता है अचानक कोई पुराना दुश्मन जाग आया हो, क्योंकि किसी नए में तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो यारम काज़मी से पंगा ले। तो जरा सोचो कौन हो सकता है हमारा कोई ऐसा दुश्मन जो इस तरह खामोशी से अपना काम कर रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो रही। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारा वो दुश्मन तुम कैसे कह सकते हो कि वो हमारा ही कोई दुश्मन है? मेरा मतलब है, तुम ये यकीन से कैसे कह सकते हो वो कोई पुराना ही दुश्मन है? ये कोई नया दुश्मन भी तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पुराने किसी दुश्मन में इतनी हिम्मत है कि वो खुलेआम तुमसे बगावत करे। नहीं हिजर, ये जो कोई भी है इसका तलक मुझसे है। इसका दुश्मन मैं हूँ। ये जो कोई भी है वो मुझे जानता है। जो चीज़ इसे चाहिए वो इसे सिर्फ और सिर्फ यारम काज़मी से मिलेगी, वरना वो खामोशी से डॉन गायब कर रहा था, गैंगस्टर को मार रहा था, बड़े बड़े गैंग से पंगे ले रहा था। लेकिन अब इसने सीधे सीधे मेरे एरिया पर हमला किया है। वो जो कोई भी है बहुत अच्छे से जानता है कि अंडरवर्ल्ड पर किसकी हुकूमत है। वो समझ चुका है ना तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने का कोई फायदा है और ना ही किसी को गायब करने से इसे कुछ मिलेगा। इसीलिए वो डायरेक्ट मुझसे पंगा ले रहा है। यारम इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि हिजर खामोशी से इसे सुन रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर कौन है वो जो इस तरह से बाहर निकलकर डायरेक्ट टेबल से पंगा ले रहा है। वो तीनों सारी फाइल्स चेक करने के बाद ऑफिस से निकल रहे थे जब इसे तेजी से मासूमा अंदर दाखिल हुई थी। मासूमा, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? लैला ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा था जो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजा रही थी। आज दोपहर में मेरा रिवॉल्वर यहाँ छूट गया था, वही लेने के लिए आई थी। थोड़ी देर पहले खबर मिली थी कि पेट्रोल पंप के पास ब्लैक मनी की डीलिंग चल रही है। शराफ तो तुम्हारे घर ही गया है। मेरे ख्याल में वो हिजर सर को अपने साथ लेकर जाने का इरादा रखता था जब मैं अपना रिवॉल्वर लेकर वहां जाने वाली थी। डेवल सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है आप तो अस्पताल में थे ना? मासूमा ने तेजी से अंदर दाखिल होते हुए दराज से अपना रिवॉल्वर निकाला था, जबकि साथ ही साथ वो यारम को भी देखकर हैरान हुई थी। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले शारिफ के पास चलकर देखते हैं। यारम कहते हुए बाहर निकल गया तो वो तीनों तेजी से इसके पीछे ही आए थे। वो चारों पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो शारिफ कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर महसूस हुई थी। बस सर, कितना पेट्रोल डाल दूं गाड़ी के विंडो पर? यस सर, कितना पेट्रोल डाल दूं? गाड़ी की विंडो पर उंगली मारते हुए एक आदमी ने अरबी में सवाल किया था। यारम इसे जवाब देते हुए सामने की तरफ लोगों को देख रहा था जो एक राइडे में खड़े थे। दिखने में बिल्कुल आम से लोग थे, लेकिन इनकी निगाहें बहुत कुछ फासिया कर रही थी। आंखों में खौफ और हल्की सी हिचकिचाहट इन्हें मशकूक जाहिर कर रही थी। डेविल, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मासूमा, मेरे ख्याल में तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। लैला ने मासूमा से कहा। यहाँ पेट्रोल पंप पर कोई भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं देखने में मिल रही थी। हो गया, पेट्रोल पंप के वर्कर ने हल्की सी गाड़ी पर उंगली बचाते हुए अरबी में बताया। यारम ने हाँ में सर हिलाते इसकी पेमेंट की थी, जबकि ध्यान अब इसका सामने की तरफ था जहां पर अब वो ग्रुप खड़ा था। थोड़ी ही देर में एक आम से इंसान को पकड़ इनके पास लाया गया था। वो आदमी यकीनन कोई मजदूर वगैरह ही था। दिखने में वो पाकिस्तानी भी लग रहा था, शायद काम के सिलसिले में वो यहाँ दुबई में मौजूद था।
यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल में हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यारम अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे को ले जाकर पेट्रोल पंप से बाहर की तरफ रोक चुका था, जबकि लैला को यहाँ अपना वक्त बर्बाद होता महसूस हो रहा था। अभी इसने गाड़ी साइड पर ही लगाई थी जब अचानक ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर शराफ अंदर बैठा था। ब्लैक मनी को फाइट करने की कोशिश की जा रही है। मासूमाई लोगों को उठाकर इनका बायोमेट्रिक करवाने के बाद मासूम लोगों को उठाकर इनका बायोमेट्रिक करवाने के बाद इनके बैंक अकाउंट में करोड़ों डाला जा रहा है। ऐसे लोग निकाले जा रहे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ और नादान हों, जिन्हें किसी चीज़ की समझ ना हो, ताकि वो लोग कुछ भी ना कर सकें। अभी इस काम में तकरीबन 17 लोग शामिल हुए हैं। 5-6 माह से ये काम अरूज पर है। मैं 2-3 दिन से इसी चीज़ में इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। थोड़ी बहुत समझने पर पता चला कि ये सारा ब्लैक मनी है जिसे वाइट किया जा रहा है। काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन कोई सबूत, कोई गवाह नहीं। मैंने अपने लोगों को लगाया था, आज ही खबर मिली है। इन लोगों का क्या फ़ायदा होगा इस काम से? यार ने बिना पलटे शराफ से पूछा था। कोई फ़ायदा नहीं होगा। कितने गरीब मरते हैं रोज़। ये लोग अपना पैसा वाइट करने के बाद इन लोगों को मार डालेंगे। ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। शराफ जैसे सारी तफसीलात लेकर बैठा हुआ था। इतना ब्लैक मनी इनके पास आता कहाँ से है? ट्रेडिंग, जुआ, स्मगलिंग। ब्लैक मनी कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा स्मगलिंग और जुए से ब्लैक मनी अर्न की जा रही है, जो बाद में वाइट में तब्दील की जाती है। यही मासूम लोगों को पकड़कर इनकी शनाख्ती कार्ड्स और डिटेल्स निकाली जाती हैं। इनके बाद इन के बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं, करोड़ों की रकम इनके अकाउंट्स में डाली जाती है। ज़्यादातर ऐसे लोग उठाए जाते हैं जिनका तलक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश से हो। एशियन कंट्रीज़ इनके चलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि यहाँ से आए लोग ज़्यादातर मजदूरी करते हैं। अब अगर एक बिल्डिंग में एक टाइम पर 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों, इनमें से एक आध गायब भी हो जाए तो कौन पूछेगा? ये अपने पैसे को वाइट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रकम इस आदमी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाते। इनका हार्डली टारगेट 100 करोड़ ही रहता है। जैसे ही रकम इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, इन्हें या तो कत्ल कर दिया जाता है या फिर गायब। आज तक नामो निशान भी नहीं मिला इन लोगों का। और फिर मरे हुए इंसान की कोई बैंक अकाउंट चेक नहीं करता। बस इसकी लाशें मिलते ही इन लोगों को इनके वर्षा तक पहुंचा दिया जाता है। मरे हुए इंसान के नाम पर 100 करोड़ रुपये अपने आप ही वाइट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। शारफ सुकून से बोल रहा था, जबकि ये सारी बातें इन सब के लिए हैरानकुन थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आएगा इस केस को हल करते हुए। यारम कार स्टार्ट करते हुए पीछे की तरफ मुड़ता, तेजी से अपनी गाड़ी से उतरते हुए अपनी जैकेट उतारकर गाड़ी में पड़ा मास्क अपने चेहरे पर पहन गया था, जबकि वो चारों यारम को हैरत से देख रहे थे, जो अपने बाल बिखेरते हुए अपनी शर्ट को सीधा करता शराफत भरे अंदाज में बटन बंद करते हुए अपने गिरेबान को देखने लगा। अगले खुले बटन को बंद करता हुआ सर पर उंगलियों की मदद से बालों को जितना हो सके इतना लोकल लुक देने की कोशिश कर रहा था। शरीफ इंसान लग रहा हूं ना? इसने हिजर की तरफ देखते हुए पूछा, जिसने फौरन ही नफी में सर हिला दिया था। ओके फाइन, एक आम सा आदमी लग रहा हूं ना? अब इसने आंखों में हल्की सी शराफत भी डाल दी थी। तुम आम नहीं हो यारम काज़मी, तुम यारम काज़मी हो, तुम कभी आम लग ही नहीं सकते। हिजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो अपने हाथ की मुट्ठी इसके मुंह पर खोलकर लानत भेजता आगे बढ़ गया था, जबकि हिजर मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकला था। ये क्या करने जा रहा है? शारफ तेजी से हिजर के पास आगे आते हुए सवाल करने लगा था। जब वो कर चुकेगा तब मुझे भी पता चल जाएगा, मैं तुम्हें भी बता दूंगा। शारफ ने बिल्कुल इसी के अंदाज में इसके मुंह पर मुट्ठी खोली थी, जब हिजर अगले हीले में इसकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए इसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ गया था। हाय अल्लाह जी, बाजू तोड़ दिया हिजर भाई, मेरा बाजू तोड़ दिया। हाय मुझे मार डाला, हाय हाय मैं मर गया। वो सर पर हाथ रखता उर्दू की तरह रोना शुरू कर चुका था, जबकि हिजर इसकी ओवर एक्टिंग पर फौरन ही इसे छोड़ गया था। जबकि वो हाथ सीधा करता इसके कंधे पर हाथ रखता गाड़ी के ऊपर बैठ चुका था। गाड़ी में कुछ खाने के लिए रखा करो। जब इस तरह की मूवीज चलती हैं ना, तब कुछ खाने में मजा आता है। वो यारम को इन लोगों के पास जाते हुए देख रहे थे, जब शारफ ने अचानक शोशा छोड़ा, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही स्टूपिड। एक तो डेवल सर पहले ही बीमार है, ऊपर से इन्हें और टेंशन दे डाली। मासूमा काफी ज्यादा परेशानी से बोली थी, जबकि लैला थोड़ी सी सीधी होकर खड़ी हुई थी, क्योंकि गाड़ी से निकलने के बाद जिस तरह वो खड़ी थी वो इसके स्टाइल को मैच नहीं कर रहा था। वो लैला थी, वो अपने स्टाइल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, इसे हर हाल में सबसे अलग, सबसे स्पेशल दिखना था। जबकि मासूमा ने बड़ी मासूमी से शारफ की तरफ दोनों हाथ उठाए थे। वो इतनी देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी। तुम्हारे मोटे काके को उठाकर वैसे भी मेरी कमर टूट जाती है, ऊपर से तुम भी मेरी कमर तोड़ने में कोई कभी मत छोड़ना। वो आहिस्ते से इसके बाजू को पकड़ता एक झटके में से ऊपर की तरफ उठाते अपने सर बिठा चुका था। हाँ बता, जो मेरे बेटे को मोटा कहा, वो सेहतमंद है माशाल्लाह। मासूमा इसके पेट पर कुन्नी मारते हुए बोली थी, जबकि शारफ अपना पेट मसलता नफी में सर हिलाकर रह गया था। शारफ को अपना बेटा बेहद अजीज था, लेकिन वो इस हकीकत को कबूल करता था कि वो सेहतमंद नहीं बल्कि मोटा है। लेकिन इस वक्त इसके मोटू पर गौर करने से ज्यादा जरूरी फोकस सामने करना था, जहां दुनिया का सबसे बदमाश आदमी अपनी शराफत दिखाने गया था। मरहबा, यारम इनकी तरफ देखकर बेहद कम आवाज में बोला, तो वो लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। कौन हो तुम? इनमें से एक आदमी ने अरबी में इससे सवाल किया था। मुझे यहाँ आपके पास भेजा गया है, आपसे मिलने के लिए कहा गया है। वो एक आदमी था ना, नाम याद नहीं, ऊंचा लंबा सा। वो मासूमियत से इन्हें देखते हुए किसी को याद करने लगा, तो इनमें से एक आदमी जिसके सर पर कोई बाल नहीं था तेजी से आगे बढ़ा था। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हमारा ही आदमी है। तो तुम अपने कागजात लेकर आए हो? मेरा मतलब है आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तुम्हारे पास ही है ना? इसने बताया तो होगा तुम्हें। बाद में वो अरबी में मजीद तफसीलात जानने लगा था। नहीं, फिलहाल तो मैं सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेकर आया हूँ। बाकी तो इसने बोला था आप जो बताएंगे वो सब कुछ देना होगा। वो अपना शनाख्ती कार्ड निकालता इनके हवाले कर गया था, जो सामने खड़े आदमी ने थाम लिया था। तलक कहाँ से है तुम्हारा? उम्र क्या है तुम्हारी और काम क्या करते हो तुम यहाँ? पाकिस्तान से तलक है मेरा, मुल्तान से। उम्र 34 साल है और काम यही एक बिल्डिंग में मजदूरी करता हूँ।
अच्छा अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा और कोई बैंक अकाउंट वगैरह है? वो इसे देखते हुए बोला तो यारम ने हाँ में सर हिलाया था। नाम शनाख्ती कार्ड पे लिखा है मेरा। वो मासूमियत की इंतहा कर गया था जबकि आदमी ने एक नज़र इसकी आंखों को देखा था जो काफ़ी ज़्यादा ही शरीफ और खूबसूरत लग रही थी। अच्छी बात है, ये मार्क्स चेहरे से हटा दो। वो आदमी जो से ज़्यादा ही शराफत का मुजाहिरा कर रहा था। जब यारम ने हाँ में सर हिलाते हुए फ़ौरन अपने चेहरे से मार्क्स हटाया था, जबकि इस आदमी का सारा ध्यान अब शनाख्ती कार्ड की तरफ था। दिखने में तो काफ़ी शरीफ आदमी महसूस होते हो। ये जो काम हम तुमसे करवाएंगे ना, ये तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तुम्हारे मुल्क की करेंसी के हिसाब से तकरीबन 50 लाख की अमाउंट कमाओगे। वो इसके शनाख्ती कार्ड पर ध्यान देते से वही लालच दे रहा था जो थोड़ी देर पहले दूसरे आदमी को दे रहा था। जी, ये आपकी करम नवाज़ी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मुझे काम क्या करना होगा बस ये बता दीजिए। यारम ने इंतहाई कम आवाज़ में कहा तो वो आदमी जो पूरी तरह इसकी शनाख्ती कार्ड की तरफ मुतवज्जो था, हैरत से इसकी तरफ देखने लगा था। यारम काज़मी, इसने नाम दोहराया तो पास खड़े सारे लोग एक झटके से इसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। तो तुम्हारा नाम यारम काज़मी है? वो बुरी तरह से कांपते हुए से सवाल करने लगा। मजीद आंखों में शराफत मजीद आंखों में शरारत भरे मासूमियत से हाँ में सर हिलाया था। दुनिया में एक यारम काज़मी थोड़ी है जो तुम इस तरह से बौखला रहे हो। शुभम, एक आदमी ने इसके कंधे पर हाथ थामते हुए अचानक बेहद गुस्से से उर्दू में कहा था। तुम्हें लगता है कि अंडरवर्ल्ड का डॉन इन छोटे मोटे कामों के लिए खुद आता होगा? कमर, मुझे नहीं लगता कि यारम काज़मी ऐसा हो सकता है। दूसरा आदमी से मजीद समझाने लगा तो शुभम नामी आदमी ने हाँ में सर हिलाया था। शायद वही कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। हाँ ठीक है, कल तुम अपने कागजात लेकर इस पते पर पहुंच जाना। यहाँ तुम्हें हमारे कुछ लोग मिलेंगे जो यहाँ के लीगल वर्कर हैं। अपने बैंक की डिटेल्स लेकर आना। साथ ही हर चीज़ साथ ही रखनी होती है। और आज भी तुम्हें बैंक की डिटेल्स लेकर आनी थी जिस तरह ये लेकर आया हुआ है। यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी, वरना अगर कल को तुम्हारे पैसों में कोई भी हेर फेर हुई तो हम जवाबदार नहीं होंगे। वो आदमी भी अब शराफत का मुजाहिरा कर रहा था। जब यारम ने सर हिलाते अपना शनाख्ती कार्ड थाम लिया था। ये जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, यारम काज़मी नाम है ना इसका। इस गंजे ने पलटकर पीछे की तरफ अपने लोगों से सवाल किया तो यारम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने अपने कदम यहीं पर रोक लिए थे। यार कंफर्म नहीं है, लोग इसे डेवल कहते हैं लेकिन नाम भी शायद कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैंने सुना है कि उम्र कोई 50 के पास है। अच्छा, रिटायर्ड होने वाला है। शुभम अचानक ही क्या लगाते हुए बोला तो यारम को पलटना पड़ गया था। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई आप लोगों को सर। वो जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है यारम काज़मी से की उम्र भी 34 साल है। इत्तेफाक देखिए इसकी शक्ल भी मुझसे मिलती है। मैंने देख रखा है इसको। और आप लोगों ने भी पॉपर डिम्पल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए लोगों को बता रहा था कि जबकि वो तकरीबन 7 से 8 लोग पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो थे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो भी बोल ही रहा था जब इसका ध्यान यारम के हाथ की तरफ मौजूद ब्लेड में गया था जब वो बड़ी महारत से अपनी उंगलियों के बीच में घुमा रहा था। इसकी शराफत से बड़ी मुस्कुराहट मासूमियत छोड़ चुकी थी। एक शातिर और चालाक मुस्कुराहट ने इसके लबों पर गहरा तबस्सुम बिखेरा था। मेरा मतलब साफ है कि यार इतना भी बुरा नहीं हुआ मैं कि रिटायर्ड हो जाऊं। वो हल्की सी आंख दबाकर अचानक ही अपना हाथ घुमा गया था और जिस शिद्दत से इसने हाथ घुमाया था सामने मौजूद आदमी की गर्दन की नस कट चुकी थी। मैं जा रहा हूँ इधर से, मुझे उल्टी आना शुरू हो जाएगी। शारफ ने अचानक ही गाड़ी से नीचे जंप किया था। शारफ भागकर जा, अंदर से सारे कैमरे निकलवा। एक तो ये यारम भी ना कहीं कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाता है। तुम्हें लगता है ये लोग खुले में ये काम कर रहे होंगे? हिजर अहमद, ये लोग बेवकूफ नहीं लग रहे शक्ल से। ये करोड़ों अरबों ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। तुम्हें लगता है कि अंदर कैमरे ऑन होंगे? शारफ इसे देखते हुए आंखें पटपटाते हुए बोला तो हिजर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अगर मुझे वो शक्ल से अक्लमंद लग रहे होते तो यकीन करो मैंने हर किसी में कैमरे निकलवाने के लिए नहीं कहना था, लेकिन वो शक्ल से बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिख रहे हैं तो तुम्हें अंदर एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए। हमें रिस्क नहीं लेना। वाइस से इसका गाल थपथपाते हुए बोला तो शारफ कंधे उचकाकर अंदर चला गया था जबकि वो तीनों एक दफा फिर से लाइव सेक्शन मूवी के मजे लूटने लगे थे। सामने जमीन पर पड़ा आदमी बेहद बुरी हालत में तड़प रहा था जबकि यारम के हाथ में मौजूद ब्लेड काफी गंदा हो चुका था। यारम का हाथ भी गंदा हो चुका था जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा था। डेवल में कुछ नहीं। वो आदमी अभी कुछ कहने का इरादा रखता ही था कि जब यारम ने इसकी बकबक को बस सुकून अंदाज में बंद किया था। इसकी कलाई को बेहद नरमी से वो अपने हाथ में थाम कर इसकी कलाई पर बड़ी महारत से डिजाइनिंग करने लगा था। देखो तुम्हारा नाम जो भी है, मेरा इस वक्त मूड बहुत अच्छा है और मैं आजकल बीमार हूँ तो ज्यादा काम करने का मेरा दिल भी नहीं करता। सीधे खड़े रहो ताकि तुम्हारी एक ही नस कटे। मैं नहीं चाहता तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो। वह आहिस्ता से इसके गाल थपथपाते हुए बोला तो इस आदमी ने तेजी से नफी में सर हिलाया था लेकिन यारम इसकी गर्दन की तरफ मुतवज्जो नहीं था। अगर वो बाजू से गर्दन की तरफ मुतवज्जो होता तो यकीन बाजू के बजाय वो गर्दन की नस काटने पर यकीन रखता था। लेकिन वो सच में इस वक्त ज्यादा काम करने के मूड में नहीं था, इसलिए इंतहाई नरमी से वो ब्लेड चला रहा था। बिल्कुल शाम की तरह नस कटती चली जा रही थी। इसके काम में इतनी नरमी थी कि यारम को याद नहीं पता था कि आज तक इसने इतने प्यार से कुछ भी किया हो। इतनी मोहब्बत से दिल से रूह के हाथ पर ब्लेड नहीं चलाया था जितनी मोहब्बत से वो इस आदमी के हाथ पर चला रहा था। लेकिन ये आदमी तो यारम की मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करता था। उछल कूद ही खत्म नहीं हो रही थी इसकी। यारम ने अपनी नीली आंखें उठाई इसकी तरफ देखा था। आंखों में बिल्कुल सुर्खी नहीं थी, इंतहाई नरमी थी, लेकिन वो जिस तरह से कांप रहा था यारम को अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। ओ हेलो, तुम्हारा नाम जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग गए और मैंने पकड़ लिया तो तुम्हारी मौत सोच से ज्यादा दर्दनाक होगी। वो तीनों बाकी बचे लोग वहां से भागने का इरादा रखते थे लेकिन यारम की धमकी ने एक पैर भी आके ना उठाने दिया था। तुम जा सकते हो यहाँ से। इन शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ, ये लोग तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करके तुम्हें दुनिया से टपकाने वाले थे। मुझे शुक्रिया बाद में बोल लेना, तुम्हारे यहाँ से जाना बेहतर रहेगा। और मैं कौन हूँ तुम ये नहीं जानते। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ
وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ دباتا اس آدمی سے کہنے لگا جو اسے پہلے یہاں لایا گیا تھا، ویسے آپ ہیں کون؟ اس آدمی نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یارم کی ڈمپلز مزید گہرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نا تم مجھے نہیں جانتی، تو بس بات ختم، تم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ پرسکون انداز میں کہتے اپنے ہاتھ میں مچلتی کلائی کا جھٹکے میں اپنی طرف کھینچتا اپنا ہاتھ اس کی گردن پر چلا چکا تھا۔ میں نے بولا تھا نا پیار سے کر رہا ہوں، لیکن میری نرمی تو کسی کو راس ہی نہیں آتی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف پھینکتے ہوئے اب ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ تم تینوں میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا، اور میرے پاس جو سکہ ہے اس میں 2 سائڈز ہیں۔ وہ اپنی جیب سے ایک کوئن نکالتے ہوئے انہیں دکھانے لگا۔ تم تینوں میں سے پہلے کس کو ماروں؟ فیصلہ کرو، پھر میں نے باقی تموں کے ساتھ کوئن گیم کھیلنی ہے۔ وہ سائڈ پر پڑی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے ان تینوں کو جیسے بہت اہم کام دے گیا تھا۔ وہ تینوں ہی اس کے پیروں میں گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگے تھے، جبکہ یارم کا سوال یہ تھا کہ ان تینوں میں سے پہلے کون مرے گا۔ یار کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ دوسروں کا وقت برباد کر کے بہت سکون ملتا ہے تم لوگوں کو۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایک مرے گا تو مطلب صاف ہے کہ تم لوگوں نے بس یہی بتانا ہے کہ کون پہلے مرنا پسند کرے گا۔ عجیب تماشا لگایا ہوا ہے۔ میری بیوی ہسپتال میں جا گئی نا تو مجھے الٹا لٹکا دے گی، ناراض ہو جائے گی، مجھ سے بات نہیں کرے گی، اور ایک بیمار انسان سے اگر اس کی بیوی ناراض ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے یہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ میری جان نکل جاتی ہے جب میری جان مجھ سے ناراض ہوتی ہے، تو اب جب میری جان نکلتی ہے تب میں دوسروں کی جان نکالتا ہوں۔ اس نے جیسے اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ چیمبر گھما کر اس نے ایک ساتھ ہی 3 گولیاں چلائی تھی۔ اسے کسی کی مدد درکار نہیں تھی۔ اگر وہ مزید دیر کرتا تو روح جاگ جاتی۔ تو یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میں نہیں بولتی آپ سے سننے کو ملتا۔ آج کل یارم کا آدمی بیمار بنا ہوا تھا، اسے ہر وقت اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھ کر خوب نخرے کرنے تھے، اسے اپنی خدمتیں کروانی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو اس کے نخرے کون اٹھاتا، اور ویسے بھی اسے پسند بھی نہیں تھا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے نخرے اٹھوانا۔